हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच, जिसके अंदर आज हमारी थर्ड क्लास है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जनरल टर्म्स पढ़ी थी कि क्या क्या टर्म्स यूज होती है डिस्कनेक्शन के अंदर, और सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें गाइडलाइंस हमने स्टार्ट करी थी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की, जिसमें फर्स्ट 3 गाइडलाइंस हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट 3 गाइडलाइंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होंगी। जैसा मैंने आपको बोला था कि अच्छे से एक स्टेप को हमें अच्छे से समझते हुए लिखना है और उसको समझना है, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमारी गाइडलाइंस थी, क्योंकि तभी हमारा फ्लो बन पाएगा, ठीक है ना। जब भी आप ये क्लास देखें तो लास्ट वीडियो जो है आपको अच्छे से आपने देखा हुआ होना चाहिए और आपका लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसको आप फटाफट से एक बार देख के उसके बाद ही आप इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैं फटाफट से रिवीजन करा देती हूँ आपका। फर्स्ट गाइडलाइन जो थी उसके अंदर क्या था कि जो भी कोई हमारा कंपाउंड है उसके अंदर हमें सारे जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उन्हें अच्छे से एग्जामिन करना है, मतलब देखना है कि वो किस तरीके की सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम उनमें डिस्कनेक्शन करते हैं तो जो भी कोई ग्रुप होगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि नेक्स्ट ग्रुप को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम कोई रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगाते हैं तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि नेक्स्ट ग्रुप जो आने वाला है उसको वो डायरेक्ट करे कि सही जगह पे वो प्लेस हो रहा है या नहीं, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको जो बताया था उससे थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग देखिए। इसके अंदर ये जो है इसमें 2 तरीके के ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये एल्काइल ग्रुप है जो कि थ्रू फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन प्लेस हुआ होगा, और ये जो है सल्फोनेशन से आया होगा। यहाँ पे सल्फोनेशन जब होता है तो भी इलेक्ट्रोफाइल ही आता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल आता है। लेकिन ये जो ग्रुप है सल्फोनिक ग्रुप जो है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट करती हूँ तो ये ग्रुप पहले रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो जब ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो इस ग्रुप का क्या लगेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है ना। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन होगा कि हम पहले इसको डिस्कनेक्ट करें ताकि ये जो ग्रुप हम लोग लगा हुआ है ये इसको क्या कर सके, सही जगह पे प्लेस कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस हमारी होगी हम पहले इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, देन इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर जब हम सिंथेसिस लिखेंगे तो पहले थ्रू फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन हम पहले एल्काइल ग्रुप को लेकर आएंगे, उसके बाद में हम जब सल्फोनेशन करेंगे तो ये सल्फोनिक ग्रुप आराम से इसके आ सकता है पैरा के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपकी फर्स्ट गाइडलाइन। सेकंड गाइडलाइन के अंदर क्या था, सेकंड गाइडलाइन जो थी उसके अंदर ये था कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है या हम कह सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। एक से ज्यादा अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को हम डिस्कनेक्ट करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसके लिए कि जो भी कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आ रही बात समझ में। मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम सबसे पहले डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि सिंथेसिस के दौरान हम उसे सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम पहले ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो दूसरे ग्रुप्स को इजीली नहीं आने दे सकता और सही जगह पे तो नहीं आने देगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। जब ये हट जाएंगे उसके बाद जो हमारी रिंग बचेगी इसके अंदर हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सिंथेसिस जब हम करेंगे तो ये जो OMe ग्रुप है ये अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो अपना टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप है ये इजीली इसके ऑर्थो पे आ सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ही ये यहाँ पे प्लेस हो सकता है, तो रेजोनेंस की वजह से इसको एक्टिवेट कर रहा है। तो हम उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि रिवर्स जो सिंथेसिस होगा तो ये इसको डायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग कभी भी जो रिंग के ऊपर ऑक्सीजन अटैच होता है, रिंग के ऊपर ऑक्सीजन अटैच है तो हम कभी भी इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ते हैं। रीजन इसका ये है कि बेंजीन रिंग भी न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन जब आएगा तो वो भी नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आएगा, तो 2 न्यूक्लियोफाइल आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम कभी भी रिंग के ऊपर अगर ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा हुआ है, मतलब जैसे ईथर हो गया या अल्कोहल हो गया, OH ग्रुप हो गया, तो हम कभी भी इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। हम केवल इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके इसको OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डिस्कनेक्शन जब करेंगे तो हम इसको OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी गाइडलाइन 2 की। गाइडलाइन 2 क्लियर हो गई। इसके अंदर क्या था कि हम सबसे पहले जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात थी।
उसके बाद में आपका आएगा गाइडलाइन 3। गाइडलाइन 3 में क्या था कि जब जरूरत पड़ती है, जब रिक्वायरमेंट हो, तो हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं ताकि आने वाला जो ग्रुप है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्लेस हो सके। ठीक है ना। मतलब क्या है इसका, ये हमने एग्जाम्पल लेके पढ़ा था जिसके अंदर हमने सबसे पहले इसको क्या करा था, इसका FGI किया था। FGI इसलिए किया था कि अगर हम इसका FGI नहीं करते और इस बॉन्ड को अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम फिर से इसको यहाँ नहीं लेकर आ सकते इसके होते हुए, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो कि कभी भी इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे तो नहीं आने दे सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं, ताकि जैसे कि इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब CH3 जो है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली ऑर्थो या पैरा पे आने दे सकता है। ठीक है ना। तो हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसके रहते हुए यहाँ पे आराम से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जैसे कि हेलोजन हम यहाँ लेकर आने वाले हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 गाइडलाइंस हो गई जो कि आपको अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए। जब ये टिप्स पे होंगी तो ही हम आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलो, तो अब हम देखते हैं 4th गाइडलाइन। वो तो हमने फटाफट से किया था, वो इसलिए फास्ट भी किया था क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये अब समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे दूंगी, तो जिसने भी अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले प्लीज आप जाके पहले प्रीवियस क्लास को देखें, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू करें। ओके ना। तो 4th गाइडलाइन में क्या है, देखिए, फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एंड वेयर। व्हेन एंड वेयर ये है भाई। ठीक है, क्या कहा मैंने, फंक्शनल ग्रुप जो होता है शुड बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट बॉन्ड मेकिंग। क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ बॉन्ड को अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम उस जगह पर क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या है, फिर से सुन लो, कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की, और फिर हम बाद में उसको रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि वो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल में तो नहीं है, लेकिन हमें कोई ऐसा ग्रुप प्लेस करना था जिसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि हम एक फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस हो ताकि वो उस जगह पर प्लेस हो सके, और फिर जब वो हमारा आ जाता है तो उसके बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो परेशानी आती है कि भाई हम उसको किस तरीके से लेकर आए। तो अगर वो नहीं आ पा रहा है, प्लेस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम इस वाली गाइडलाइन की हेल्प ले सकते हैं कि हम कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, और फिर जब रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, हमारा प्लेस हो जाए, तो उसके बाद हम उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं एक दूसरे की मेटा के ऊपर। जबकि आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि उसका क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो अब क्या है, मेटा के ऊपर तो एल्काइल ग्रुप आ नहीं सकता, तो अब क्या करें, हम कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि इस एल्काइल ग्रुप के पैरा पे या इस एल्काइल ग्रुप के पैरा पे हम कोई ऐसा ग्रुप ले आए जो कैसा, अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो हम इजीली उसके ऑर्थो के ऊपर क्या लेकर आ सकते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या सोचे, सबसे बढ़िया एक तरीका होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 को लेकर आओ पहले, मतलब नाइट्रेशन के थ्रू NO2 को इंट्रोड्यूस करो, और फिर उस NO2 का क्या करो, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करो, तो क्या हो जाएगा, NH2। और NH2 जो होता है क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आप सब जानते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, उसके बाद में हम ऑर्थो के ऊपर एल्काइल ग्रुप को प्लेस कर देंगे, और जब वो एल्काइल आ जाएगा तो जो NH2 है उसको हम डायएजोटाइजेशन करके N2+Cl- में कन्वर्ट करेंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे, तो वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या करना है, हम इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायएजोटाइजेशन करेंगे, मतलब रिवर्स सिंथेसिस लिख रही हूं मैं, डायएजोटाइजेशन हमने किया होगा, डायएजोटाइजेशन किया होगा तो क्या आया होगा, N2+ आया होगा। ठीक है ना। जो डायएजो ग्रुप आया होगा उसको फिर हमने क्या किया होगा, रिमूव किया होगा, तो हम लिख सकते हैं डायएजोटाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, आगे बात समझ में, पहले हम डायएजोटाइजेशन करेंगे फिर रिमूवल करेंगे NH2 ग्रुप का बाय रिडक्शन। ओके। तो देखिए इसके बाद क्या बने, मतलब इसका जब डिस्कनेक्शन हमने इस तरीके से किया होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, NH2 ग्रुप आया होगा, यहाँ पे क्या होगा, NH2 ग्रुप। आप देख सकते हैं, इसका डायएजोटाइजेशन करें और फिर इसका रिडक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा।
ओके, अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिस्कनेक्ट करना है कहाँ से, हम सॉरी ये यहां पर आएगा। ओके, ये यहां पर है। अब ये NH2 ग्रुप का जो पर्पस था कि हम क्यों लेकर आए थे इसको, ताकि हम इसके ऑर्थो पर इस एल्काइल ग्रुप को लेकर आ सकें। तो अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने थ्रू एल्काइलेशन यहाँ पर लेकर आए होंगे, क्योंकि NH2 क्या होता है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जो कि इजीली ऑर्थो के ऊपर किसी एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन आपको मैंने कहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो आप लोग ऐसे कर लो कि बिल्कुल हर बार कॉपी, जिसको याद हो गया है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हुआ है वो अपनी कॉपी के टॉप पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बार बार लिखे, ताकि उसको वो बिल्कुल अच्छे से याद रहे। ठीक है ना, जो भी स्टेप्स हैं रिडक्शन के हो गए या कोई ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के हो गए, ये सारे स्टेप्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं, तभी आपको डिस्कनेक्शन पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज अगर आपको रिएक्शंस नहीं याद होंगी तो आप लोग नहीं इसको मतलब इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकते, फिर वो रटना पड़ेगा, और फिर रटने में तो हम अप्लाई नहीं कर पाते ना कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए हमें रिएक्शंस अच्छे से लर्न हो, तभी हम इस डिस्कनेक्शन को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए एल्काइलेशन, कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अगर हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिंथेसिस के दौरान एल्काइलेशन से हमने इस ग्रुप को यहाँ लेकर आए होंगे हम, तो अब हमने इसका क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया इस बॉन्ड को। तो क्या है, NH2, यहाँ पर R, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, इसमें एल्काइलेशन किया होगा तो ये बना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें एल्काइलेशन लिखा है। अब हम इसको क्या करें, इस ग्रुप का हम क्या करें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, क्योंकि NH2 को तो हम लेके नहीं आ सकते, क्योंकि NH2 क्या होता है, NH2 माइनस, और माइनस वाले को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन रिंग ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, तो दो न्यूक्लियोफाइल को तो हम नहीं लेकर आ सकते, बॉन्ड नहीं बना सकते यहाँ पे इस कंडीशन में। तो हम इसका क्या करेंगे, FGI करेंगे। FGI के थ्रू इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 के अंदर, ये आपका कन्वर्ट हो गया NO2 में, और ये आपका R। ठीक है, तो NO2 को तो हम लेकर आ सकते हैं बेंजीन रिंग पे, क्योंकि NO2 थ्रू नाइट्रेशन जब हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है वो NO2 प्लस एक इंटरमीडिएट बनाता है, जो NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे इजीली हम उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप उसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो हम इसका ये कर लें डिस्कनेक्शन यहां से, क्योंकि हमने थ्रू नाइट्रेशन इसको यहाँ पे NO2 को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो ये अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तैयार हो गया है। जो भी कोई हमें चाहिए, हम इस एल्काइल को तो यहाँ पे लेके, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल हम उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बेंजीन रिंग पे जो एल्काइल ग्रुप हमें चाहिए उसका। और नहीं, अगर मान लो यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप चाहिए, हम उसे क्या कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप पता है, लेकिन हम यहाँ से इसको लेके क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्शन को, क्योंकि मेन यहीं तक का था, बाकी तो एल्काइलेशन के थ्रू हम इस R को भी लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ डिस्कनेक्शन। अब हम इसका सिंथेसिस लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जहां से स्टार्टिंग मटेरियल था हमारा ये था, अब हम इसका क्या करें, नाइट्रेशन करें। नाइट्रेशन के लिए क्या रिएजेंट चाहिए हमें, HNO3 और साथ में हम H2SO4 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है आपका NO2 प्लस, ये इंटरमीडिएट बनता है। अब ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आराम से आ सकता है पैरा के ऊपर NO2। ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या लग रहा है, इस R ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये ग्रुप। अब हम इसका क्या करें, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कर दें, हम इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर दें। और रिडक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, SN कंसंट्रेटेड HCl, हम ये यूज करते हैं, जिससे NO2 ग्रुप जो होता है वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ये आपका आ गया NH2। बस हमको जो चाहिए था NH2, जो कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बहुत बढ़िया वाला। अब यहाँ पे हम किसी भी एल्काइल ग्रुप को थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लेकर आ सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर हम करें, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए जो भी हमें यहाँ पे R चाहिए, उसका हम क्या ले लें, कोई भी हैलाइड ले लें, और फिर साथ में क्या लेना पड़ता है, हमें एक एसिड लेना पड़ता है, लुईस एसिड। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम यहाँ क्या लेकर आ जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा, ये आ गया आपका R, ये NH2।
ठीक है ना, यही तो हमें चाहिए था। अब हमें इसे क्या करना है भाई, अब आपका काम हो गया है, अब आप जा सकते हैं। तो इसको भेजने का क्या तरीका है, पहले तो हम इसका क्या करें, डायजोटाइजेशन करें, डायजोटाइजेशन। जब हम इसका डायजोटाइजेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, इसको ऊपर ही लिख देते हैं चार्ज को, प्लस माइनस। डायजोटाइजेशन जब हम करेंगे तो इसके लिए क्या लिया जाता है, इसके लिए हम लेते हैं NaNO2 और साथ में HCl, ठीक है, HNO2 भी लिखा रहता है, HNO2 और HCl हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका डायजोटाइजेशन, और उसके बाद में हम इसको रिमूव करेंगे बाय रिडक्शन, तो H3PO2 ले सकते हैं। इसके अलावा हम इथेनॉल जो है वो एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो N2 प्लस है ये यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ गाइडलाइन में क्या है, अवॉइड सीक्वेंसेस विच मे लीड टू अनवांटेड रिएक्शंस। क्या है, अनवांटेड रिएक्शंस को के सीक्वेंस को हमें अवॉइड करना है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई सिंथेसिस हम कर रहे हैं उस दौरान अगर हमने कोई इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो किया है जिसमें अनवांटेड रिएक्शंस जो है हम नहीं चाहते थे वो रिएक्शन हो गई है, तो उस तरीके की सीक्वेंस को हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड सीक्वेंसेस विच मे लीड टू अनवांटेड रिएक्शंस एट अदर साइट्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या कहा है, ये सब समझने के लिए पहले आप एग्जाम्पल को देख लो। ये एक मॉलिक्यूल है, एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल हमारा है आई थिंक फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ गाइडलाइन है तो फिफ्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, हमें सबसे पहले ग्रुप्स को देखना होता था, फिर उसके बाद में सेकेंड जो गाइडलाइन थी उसमें क्या था कि हमें अगर हम उस पर डायरेक्ट हम उसको देखते हैं, सेकेंड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो था उसको हम सबसे पहले हटा देते हैं। तो हम एक बार के लिए सेकेंड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसको फॉलो करें, बी वाले पाथ को, NO2 को मैं हटा दूं तो मान लो NO2 को मैंने अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या आएगा, CH3OH ये बनेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हुआ था, नाइट्रेशन हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था यहाँ पे, नाइट्रेशन हुआ था। तो आप सब जानते हैं जब नाइट्रेशन होता है तो क्या रिएजेंट किया जाता है, HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये अगर हम लेते हैं तो ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप भी है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है, क्योंकि ये जो CH3 है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट हम लेते हैं वो CH3 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीके से हम बीट पाथ को अगर फॉलो करते हैं जो कि हमने गाइडलाइन 2 में पढ़ा था, तो वो तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते फॉलो। तो हमें किस गाइडलाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, गाइडलाइन 5th की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जो रिएजेंट हम इसके लिए यूज करेंगे वो इस ग्रुप का भी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो वो तो अनवांटेड रिएक्शन हो गई, हमें तो नहीं चाहिए इस तरीके से कि इसका क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो हम इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, ओके। तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम ए को फॉलो करेंगे। ए में क्या होगा देखिए, अगर हम ए को डिस्कनेक्ट करते हैं, अगर हमने ए को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, NO2 है। अब NO2 है तो हमने क्या किया होगा, इसका एल्काइलेशन किया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किया होगा। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये एल्काइलेशन को फेवर करेगा या नहीं। तो OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो पैरा तो पहले से ब्लॉक है, केवल ऑर्थो फ्री है, तो इजीली एक तरीके से ये ग्रुप क्या कर रहा है, ऑर्थो डायरेक्टिंग हो गया। और NO2 ग्रुप जो होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। तो ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आराम से आ सकता है क्योंकि दोनों ग्रुप इसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना, रिवर्स रिएक्शन बढ़िया हो जाएगी। अब इसको हम डिस्कनेक्ट कर दें तो ये नाइट्रेशन के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो OH है क्या लगता है, OH का प्लस R लगता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे प्लेस हो सकता है और ऑर्थो के कंपेयर में पैरा को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे पैरा हमारा बन जाएगा। इससे नाइट्रेशन हुआ है
ये इसको हटा दिया, बस ये बन गया अपना, ठीक है ना। तो रिवर्स जब आप सिंथेसिस इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका हमें करना है नाइट्रेशन, तो ये बनेगा। इसके बाद में हम इसका क्या करेंगे, एल्काइलेशन, जो कि इजीली यहाँ पे एल्काइलेशन हो जाएगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह आएगा, और OH जो है क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे आराम से उसको आने देगा। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये भी इसके मेटा में है तो वो भी फेवर करेगा, ठीक है ना। तो एल्काइलेशन के थ्रू हमारा टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, गाइडलाइन 2 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि गाइडलाइन 2 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सबसे पहले डिस्कनेक्ट किया जाना था, लेकिन हमने उसको नहीं करा है गाइडलाइन 5 के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या हुआ, अगर हम उसको फॉलो करते तो हमें ऐसी कुछ रिएक्शंस हो जाती जो कि वो फेवर नहीं कर रही थी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल को बनने में, अनवांटेड रिएक्शंस हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे एक मैं छोटा सा आपको अभी मैं सिंथेसिस लिखूंगी, इसका एक छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन जब हम करते हैं इसका, तो क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये तो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे NO2 आएगा। अभी जो NO2 आएगा ये कुछ तो ऐसा बनेगा 50%, और कुछ इसके अंदर क्या बनेगा, इस तरीके से COOH में बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बनेंगे जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे बेंजल्डिहाइड का। क्या कहा मैंने, बेंजल्डिहाइड का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 प्लस जो होता है वो यहाँ पे तो आ जाएगा क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन कहने का ये है कि ये जो CHO ग्रुप है ये मेंटेन नहीं रहेगा पूरे 100%, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी होगा साथ में। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अनवांटेड रिएक्शंस हो जाती है, ये तो मैंने इसे जस्ट बता दिया था। अब इसका हम सिंथेसिस लिख लेते हैं। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, फिनॉल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ये फिनॉल है हम इसको नहीं ब्रेक कर रहे, क्योंकि हमें फिनॉल इजीली अवेलेबल है आराम से, ठीक है। और हम इसको इंट्रोड्यूस करने की जगह पे हम इसे डायरेक्टली यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सिंथेसिस करेंगे तो हमें इस पे क्या करना है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या नाइट्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। आगे बात समझ, ध्यान रखना है हमें, हर स्टेप को बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि अच्छे से सारी रिएक्शंस हमें समझ में आए। NO2 आ गया, क्योंकि नाइट्रेटिंग एजेंट जो होता है ये क्या बनाता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और ये OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि OH का लगता है +R, इसलिए इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करें यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो हम इसका क्या कर दें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे तो हमें चाहिए जो भी हमें चाहिए, जैसे CH3 चाहिए तो हम CH3Cl, और हमें साथ में लेना पड़ता है कोई लुईस एसिड, ठीक है। जो भी एल्काइल हमें चाहिए उसका हैलाइड हम लेते हैं और साथ में हम लेते हैं लुईस एसिड, तो AlCl3 ले लिया, ठीक है ना। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि CH3 एज इलेक्ट्रोफाइल आता है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो OH जो है बढ़िया ऑर्थो पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो बची मेटा, तो इसलिए NO2 ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो ये बढ़िया हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया। तो देखिए ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, जिसके लिए हमने अगर ये सीक्वेंस फॉलो किया तो किसी भी तरीके की कोई अनवांटेड रिएक्शन नहीं हुई। तो अब ये समझ में आ गई होगी गाइडलाइन 5, अवॉइड सीक्वेंसेस विच में लीड टू अनवांटेड रिएक्शंस एट अदर साइट्स इन द मॉलिक्यूल। हमें इस तरीके के सीक्वेंस को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारी अनवांटेड रिएक्शन होती हो। तो आज की क्लास में मैंने आपको 4th और 5th गाइडलाइन बताई है, तो हमारी जो 1st to 5th गाइडलाइन तक हो चुका है, ये आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से रिवाइज करके एक एक पॉइंट को, रिएक्शन को समझते हुए कंप्लीट कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही नेक्स्ट 3 जो गाइडलाइन बची हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं सारा बता दूंगी ना तो आप लोग, एक होता है ना कि बहुत सारा हो जाता है तो रिवीजन में टाइम लगता है, तो इस वजह से वो पेंडिंग रहता है काम। तो थोड़ा है पोर्शन, लेकिन इस थोड़े को आप लोग साथ के साथ में पढ़ते चलिए। और कुछ भी क्वेरी हो, आपकी कोई रिएक्शन आपको नहीं समझ में आ रही हो सकता है आपके माइंड में कोई और अल्टरनेटिव रिएक्शन हो, तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं थ्रू कमेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।